हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फ्रॉम बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। इस चैप्टर के बाद जो भी एमसीक्यूज थे मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, अराउंड 30 एमसीक्यूज यहाँ पर थे, 30-31 एमसीक्यूज थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे। जहां भी आपको डाउट आया होगा, होप डाउट तो आए होंगे आपको, तो जहां भी आपको डाउट आया होगा तो वो डाउट्स आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सभी एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, सबके आंसर बताऊंगा विद रीजंस। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसको ध्यान से सुनना कि इसका आंसर क्यों है और कैसे। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज से। सबसे पहला एमसीक्यूज आपके सामने आता है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल showing column for the nature of economic occupation corresponding to characterization of income and then choose the right solution option from the alternative given below। यहां पर आपको ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं, आपको उनकी इनकम की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मैच करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सैलरी। मैं प्रोफेशन में मुझे क्या मिलेगी? मेरी फीस। तो इस तरह से आपको मैच करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को आप किससे मैच करेंगे? एम्प्लॉयमेंट को आप किससे मैच करेंगे? आप किसी की एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस आपको मिलता है वेजेस एंड सैलरीज। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आप फीस चार्ज करते हैं, एग्जैक्टली ये पढ़ा है हमने। आप बिजनेस में हैं तो आपको प्रॉफिट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैंड प्रॉपर्टी है जो आप रेंट पे देते हो, आपको रेंट मिल जाता है। और अगर आप लेंडिंग करते हो, कैपिटल यानी कि लोन्स, आप किसी को पैसा देते हो तो कैपिटल पर्पज से आपको बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो ये सारी इनकी इनकम्स होती हैं। तो हमने मैच कर लिया एम्प्लॉयमेंट को वेजेस से, मतलब कि फर्स्ट के साथ हमने मैच किया बी को, और प्रोफेशन सेकंड नंबर पे जो है उसको मैच किया हमने ई के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने मैच किया बेटा बी के साथ, सेकंड पॉइंट को हमने मैच किया बेटा ई के साथ, और थर्ड पॉइंट को हमने मैच किया ए के साथ, और फोर्थ पॉइंट को हमने मैच किया डी के साथ, और फिफ्थ पॉइंट को हमने मैच किया सी के साथ। तो 1B 2E 3A 4D एंड 5C, ऐसा आंसर हमारे पास कहां है? ध्यान से देखिए। फर्स्ट के साथ बी ऑप्शन मैच हो रहा हो, सेकंड के साथ ई, थर्ड के साथ ए, फोर्थ के साथ डी, फिफ्थ के साथ सी। मेरे को सी ऑप्शन यहां पे दिखता है। तो आई होप सबने आंसर ये मार्क किया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्व हो जाता है इस तरह से। ओके, तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप से डिफरेंशिएट करती है? डिफरेंशिएट करती है। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस ओनर्स टू। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ओनर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट दी हुई है बट डिफरेंशिएट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑल बिजनेस ओनर्स आर एंटरप्रेन्योर्स टू, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं बट डिफरेंशिएट कुछ नहीं किया जा रहा है। हम बिजनेस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योरशिप से इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे। सी ऑप्शन है, एंटरप्रेन्योर्स सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज। एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप से डिफरेंशिएट करती है। तो मैं बोलूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए बेटा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों। आईसीएआई ने भी करेक्शन किया इसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन क्या है। Which of the following statement does not comprise business activity? ध्यान से सुनना बच्चा, इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? यहां पे एक वर्ड है एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दे सकता हूं, यस और नो। यहां पे आपसे ये नहीं पूछ रहे कि बिजनेस कौन सा नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सी बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, पैसा कमाने के लिए होती है, मनी से रिलेटेड होती है। तो अगर मैं ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं। हाँ, एक हाउस होल्ड है, एक नॉर्मल पर्सन है, घर में रहता है, पुराना फर्नीचर बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। देखो, अगर पूछा होता कि बिजनेस कौन सा नहीं है, मैं बोलता कि ये बिजनेस नहीं। कि बिजनेस वो होता है जो फ्रीक्वेंटली बार बार हम रिपीट करते हैं चीजों को, वो बिजनेस कहलाता है। सेम चीज बार बार करते हैं, सेल परचेज, या तो एक ही बार सेल कर रहा है पुराना फर्नीचर, प्रॉफिट कमा रहा है।
बट पैसों की बात तो हुई है, मैं इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकता हूं। ए को अगर एक्टिविटी लिखा है तो फिर लिखा है कारपेंटर मेड फर्नीचर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज, अपने घर के पर्पज से कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया। यहां पे कोई मनी वाली बात नहीं है, इसको मैं बिजनेस एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलूंगा। सी ऑप्शन है स्टील इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है बिजनेस करती है। डोमेस्टिक अप्लायंस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है बिजनेस करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट आता है पॉइंट ए और बी में, तो आपको भी यही डाउट होगा तो मेरे हिसाब से अगर बिजनेस एक्टिविटी पूछे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछे, जहां मनी की बात जहां पे आ रही है, तो ए तो है एक्टिविटी, कौन सी वाली, इकोनॉमिक, वहां पैसे से रिलेटेड बातें हो रही है, बट बी इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन लेटेस्ट एडिशन जो आपका भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल आईसीए के पास से आया है आपके पास, उसमें यहां पे डोमेस्टिक यूज की जगह अब आईसीआई ने लोकल मार्केट कर दिया है। क्या कर दिया है? लोकल मार्केट। अब लोकल मार्केट में अगर आप फर्नीचर बेचोगे तो ये बिजनेस एक्टिविटी है, फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर यहां लोकल मार्केट लिखा है आपकी किताबों के अंदर, तो आईसीआई ने चेंजेस कर दी यहां पे, कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, टीचर्स को, इसलिए। लेकिन अगर लोकल मार्केट नहीं लिखा है, इसका मतलब आपका आंसर अभी यहां पे बी आना चाहिए। यहां पर पैसों से रिलेटेड बातें नहीं हो रही, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर जो है इसके हिसाब से दैट इज बी, अगर यहां डोमेस्टिक यूज लिखा है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बेटा समझ में आ रहा है आपको आंसर कैसे करने? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? भाई सेल्स ऑब्जेक्टिव होता है, मार्केट शेयर इंप्रूव करना ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है आपके बिजनेस का या फिर आपकी फर्म का, कौन सा नहीं है पूछा है। बच्चे गलती करते हैं, नॉट नहीं पढ़ते। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। आपका आंसर सिंपल सा यहाँ पे आंसर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर आपका डी यहां साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन 5 बोलता है ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ट्रेडिंग क्या होता है भाई? खरीदना फिर बेचना, प्रॉफिट कमाना, ट्रेडिंग तो यही होता है। अप्लाइंग दिस क्राइटेरियन, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। इनमें से कौन सा ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा? तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट है परचेजिंग ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। यहां तो ट्रेडिंग हो रही है बेटा। बाइंग फ्रॉम होलसेलर सेलिंग टू कंज्यूमर, यहां भी ट्रेडिंग हो रही है बेटा। बाइंग फ्रॉम रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हमने खरीदा रिटेलर से अपने पर्पस के लिए, तो हमने कंजम्पशन करा ना, हम ट्रेडिंग कहां करी? बेचा दोबारा थोड़ी ना। अगर हम दोबारा बेच रहे होते ट्रेडिंग होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लो एक बार, क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द फैक्ट्री। यहां भी हम सप्लायर से खरीद ले रॉ मटेरियल, फिर अपना प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी, फिर बना के बेचेंगे, तो ट्रेडिंग तो होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद which of the following occupation require rendering of services based upon specialized knowledge and membership of an accreditation and assessment body? Very very important question. Which of the following occupation, इनमें से कौन सा occupation ऐसा है जहां पे आप स्पेशल सर्विसेज जो है वो देते हैं और उसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए और आपकी मेंबरशिप भी हो सकती है एसोसिएट बॉडी के द्वारा? अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या देंगे, आंसर आप क्या देंगे? बेटा एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कोई हमारी मेंबरशिप नहीं होती, हम एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे होते हैं। प्रोफेशन में हमारे को एक प्रॉपर एसोसिएटेड बॉडी के द्वारा मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर आप सीए बनेंगे तो आईसी आपके लिए बॉडी होगा, है ना। इस तरह से हम बोलते हैं कि यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो। बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरा मेंबरशिप, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड मेंबरशिप ऑफ एन एक्रेडिशन असेसमेंट बॉडी, तो प्रोफेशन में ऐसा होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 7th क्वेश्चन। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। जब हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और बदले में आपको मिलता है रेम्यूनरेशन, मतलब कि वेजेस या सैलरीज, तो ये किस में आता है बेटा? तो एम्प्लॉयमेंट में आता है।
तो सेवेंथ का आंसर आपका बी होना चाहिए। बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट की बात यहाँ की नहीं हुई। प्रोफेशन में आपको फी मिलती है, फी की बात यहाँ की नहीं हुई। ऑब्वियस एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है, रेम्युनरेशन मतलब कि सैलरी और वेज की बात हो रही है, तो आप एम्प्लॉयमेंट मार्क करेंगे। सो सिंपल इज दैट। उसके बाद एट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेस्ट ज्वाइंट हिंदू या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस? एचयूएफ बिजनेस किसको आप बोलेंगे? कौन सी स्टेटमेंट आपको बता रही है कि ये एचयूएफ बिजनेस है? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर टू एंड रिकॉग्नाइज सच इन इंडिया। ऐसे बिजनेस इंडिया में ही रिकॉग्नाइज हुए हैं, बात हमने पढ़ी हुई है। एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट अ हिंदू फैमिली बिजनेस? नो, मुस्लिम फैमिलीज के अंदर नहीं आती है, तो बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन एचयूएफ बिजनेस देयर इज फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ऑब्वियस फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इधर ए और सी, ऑब्वियस ही बात है बेटा, ए और सी दोनों हो सकते हैं यहाँ पे आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप डी मार्क करेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो बेटा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दो बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ें, तो आपका गलत नहीं होगा। आप एक बार ही पढ़ के मार्क कर देंगे तो गलत हो सकता है। अब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बार बार पढ़ें क्वेश्चन को। कुछ बातें ऐसी होती है जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस क्या होता है? आप खुद सोचो। ये होता है कि आज की डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं तो आज रिसोर्स को वेस्ट ना करें, रिसोर्स को रैशनल यूज करें, ताकि कल के लिए भी डेवलपमेंट के रिसोर्सेज बच जाए, इसे बोलते हैं। तो ऐसा कुछ पॉइंट है, देखते हैं हम। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, हार्मनी विद नेचर, ऑल द अबव। ऑब्वियस ही बात है बेटा, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का साइन शो कर। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन है, which of the following statement characterize the best नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ये शो करती है कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ध्यान से सुनेंगे। ए पॉइंट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कैसा होता है? अगर आप कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं तो पैसा ना लगे, फिर पॉसिबल है, पैसा लग सकता है कई बार, तो ये फीचर तो डिस्क्राइब नहीं करता नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। दूसरा, दीज एक्टिविटीज डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट। खर्चा आ सकता है, आप अपने मन से कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो खर्चा तो आ सकता है। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय एस्थेटिक्स, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग जो होते हैं ना, वो करते हैं सिर्फ इसको, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है इन एक्टिविटीज को। द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग ऑफ लिवलीहुड। पैसा कमाना मकसद नहीं होता, मकसद होता है सोशल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब होता है सिर्फ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वाले लोग, सिर्फ स्पिरिचुअल वाले लोग थोड़ी करते हैं, कोई भी कर सकता है। तो ये डी जो आपका स्टेटमेंट है, ये साफ साफ बता रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस लिवलीहुड नहीं होता, बल्कि सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आपका, द इंडियन कंपनी एक्ट प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ। प्राइवेट कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पब्लिक कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, वन पर्सन कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, एलएलपी का भी जरूरी होता है, आपने पढ़ा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, सोल प्रोप्राइटर इज अ बिजनेस यूनिट हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड, बिल्कुल हो सकती है कॉन्स्टिट्यूटेड। और अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी बॉडी है जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन या इनकॉर्पोरेशन करती है, हम बोलेंगे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सी ऑप्शन है, एचयूएफ बिजनेस मे बी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू फैमिली। जो पर्सन फैमिली से बिलोंग नहीं करते, क्या वो एचयूएफ बना सकते हैं? नो। हिंदू इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैन, सिख फैमिली, ये करेक्ट है, बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी, एचयूएफ बिजनेस सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही सेटअप कर सकते हैं।
ओके, तो 12th का आंसर आपका सी आएगा। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ध्यान से पढ़ा करें आप। 13 क्वेश्चन था ना, दोबारा से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहां भी क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सुनना ध्यान से। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको कौन सी बतानी है, इनकरेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल फोर्स, ऑब्वियस इमोशनल और सेंटिमेंटल फोर्स के द्वारा ही एक्टिविटी को किया जाता है। किस एक्टिविटी को, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद लास्ट आपका स्टेटमेंट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन लाइफ। भाई इंपॉर्टेंट तो है, ऐसी एक्टिविटी जहां आप किसी की मदद करते हो, विलफुली करते हो, आपका मन करता है, आपकी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, तो जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हम मार्क कर सकते हैं। 13 का आंसर इज डी। अब 14 क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सर्विस ऑफ सीए, उसके बाद प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एड बाय डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर फ्री सर्विसेज दे रहा है तो पैसा नहीं कमा रहा है, दिस इज नॉन इकोनॉमिक। बाकी सारी जो है वो इकोनॉमिक है। तो ये आपका आंसर है डी, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, हमने पढ़ा 200 हो सकते हैं, पब्लिक में अनलिमिटेड होते हैं। तो यहां आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। 16 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर, ये करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट बतानी है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइवेट कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयर जो होते हैं ना, वो होते हैं फ्रीली ट्रेडेबल स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट कंपनी के नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। अगली स्टेटमेंट भी देख लो, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट देयर मे बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1% कंपनी, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद 17 क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। Which of the following is incorrect in reference to partnership? पार्टनरशिप को सोचते हुए बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहले ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, तभी तो बनेगी पार्टनरशिप, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई। आपको इनकरेक्ट बतानी है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। अरे पार्टनरशिप में कब से ऐसा हो गया कि पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, एलएलपी के अंदर ही पॉसिबल है, बट पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल ठीक है, इसे डीड बोलते हैं, और डीड को रजिस्टर भी आप करा सकते हो। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट बी। यहां लिखा है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप में, आप सब जानते हैं बेटा। उसके बाद 18 क्वेश्चन, अब पार्टनरशिप 18 क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, पहले सुनने ध्यान से, कि आपको ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट निकालना है 18 से लेके 21 वाले क्वेश्चन, 18, 19, 20, 21, आपको ऑड निकालना है। तीन चीजें मैच करती हूँ, एक अलग से वो निकालनी है, वो आंसर आपका होगा। पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, तीनों हो सकते हैं। सोशल इंटरप्राइज के लिए पार्टनरशिप नहीं फॉर्म की जाती बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑड, बाकी तीनों ठीक है। इस तरह से आपको फाइंड करना आंसर। देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देखो बेटा, पार्टनरशिप दो बंदों में हो सकती है, दो आर्टिफिशियल पर्सन, दो कॉर्पोरेशन में हो सकती है, लेकिन दो पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका ऑड हो गया, ऑड वन आउट हो गया। ओके, ध्यान से करना इन क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। HUF कैन कंप्राइज मेंबर ऑफ, HUF में कौन किस फैमिली के मेंबर हो सकते हैं,
हिंदू सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, मुस्लिम नहीं हो सकते। ओके, तो ये ऑड वन आउट। कई बच्चे सोचेंगे भाई जिन्होंने ये नहीं पढ़ा ना ऑड वन आउट, वो क्या सोचेंगे भाई हिंदू HUF फैमिली जो बिजनेस है कैन कंप्राइज मेंबर ऑफ मुस्लिम फैमिली, तो उनको लगेगा मुस्लिम फैमिली का बिजनेस होता है। ऐसा नहीं सोचना, ऑड वन आउट निकालना। आप ध्यान से करें क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन। द एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता, सुनेंगे ध्यान से। रेंडरिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, बिल्कुल होता है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है आपको? आपको तो एसोसिएटेड बॉडी से कुछ मिलता है ना, तो गवर्नमेंट से तो नहीं मिलता। सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट वहां पे होता है, लेकिन ये नहीं होता सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद 22 क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बेटा। इन विच ऑफ बिजनेस, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस do the owners have obligation to pay off liability from personal wealth as well as if the business money and assets are not enough? अगर आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, आपने बिजनेस से अपना शेयर लगा दिया, उसके बाद पर्सनल वेल्थ भी आपको लगानी पड़ सकती है, ऐसे कौन से टाइप के ऑक्यूपेशन में होता है? प्राइवेट कंपनी में नहीं, वहां लायबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर्स के अमाउंट तक। पब्लिक कंपनी में नहीं। HUF में यस, HUF में सभी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, पर्सनल वेल्थ भी लगानी पड़ सकती है। LLP तो नाम से ही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपका 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ओके, यहाँ पे लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। बिजनेस में पर्सनल पैसा भी आपको लगाना पड़ सकता है लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। 23 क्वेश्चन क्या है? 23, व्हाट आर द टू एनिमल रेफरेंसेस इन स्टॉक मार्केट जार्गन? स्टॉक मार्केट में जो जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो एनिमल से रिप्रेजेंट किए गए हैं। आपको याद होगा स्टॉक मार्केट में बुल्स और बियर्स होता है। बुल्स शो करता है कि मार्केट उठा, बियर्स मतलब मार्केट जब नीचे जाएगी, तो बुल्स मार्केट को उठा उठा के बढ़ाते हैं और बियर्स गिरा गिरा के मारते हैं। तो बुल्स और बियर्स जो हैं ये दो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो एनिमल रेफरेंस से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, we can classify all similar business relating to particular activity as, अगर किसी जगह पर सेम एक्टिविटी हो रही है और उसे मिलाकर हम क्या बोलेंगे? सिमिलर एक्टिविटी हो रही है। देखो बिजनेस तो बिजनेस है, कई प्रोडक्ट्स का हो सकता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी हो सकता है। कंपनी में कंपनी आ गई, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। अगर मैं बोलूं कि हमारे सामने 10 IT कंपनी है, उन 10 IT कंपनी को मिला के क्या बनेगा? IT इंडस्ट्री। समझ रहे हो? अब 10 कार बनाने वाली कंपनी है, जैसे होंडा, हुंडई, मारुति, फोर्ड, फिएट, इन सबको मिला के क्या बनेगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म जाती है जो सिमिलर एक्टिविटी कर रही होती है। तो आपसे यही पूछा है, वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेस इन पर्टिकुलर एक्टिविटी, हम क्या बोलेंगे उसको? इंडस्ट्री। बहुत सिंपल है, समझ में आपको आ गया होगा बेटा। इसके बाद which apex body of regulation oversees the governance of LLP? LLP की गवर्नेंस कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? RBI? नो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री? नो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA? यस। ये हमने पढ़ा था LLP के अंदर कि LLP की रेगुलेटिंग बॉडी जो है, गवर्नेंस जो होती है, वो कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। In recent news articles from around the world, there has been increasing trend of privatization of companies. आजकल देखा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कंपनी का, मतलब PSU जो है प्राइवेट को दे जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी खोली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या हो सकता है इसका? क्या टैक्सेस बचाने के लिए? टैक्सेस तो पब्लिक कंपनी को भी पे करने होते, प्राइवेट को भी पे करने होते। टू सेव द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये मैं बोल सकता हूँ प्राइवेट कंपनीज के अंदर कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं, तो खर्चा बहुत कम आता है। टू मेक पर्सनल वेल्थ नहीं हो सकता। टू बी मोर सस्टेनेबल एंड सोशली अवेयर, ये भी प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट कमाना होता है ज्यादा से ज्यादा।
तो कंप्लायंसेस का जो रिक्वायरमेंट है, खर्चा है, जो बहुत कम आता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं बोलूंगा 26 में आप बी मार्क करें टू सेव द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद 27 क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ध्यान से सुनिएगा, नॉट ट्रू अबाउट द एलएलपी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एलएलपी के अंदर फीचर दोनों के आते हैं, कंपनी वाले भी और पार्टनरशिप वाले भी, और कंपनी का फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बिल्कुल ठीक समझ में आता है, ये ट्रू है। इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, भाई एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, ये नॉट ट्रू है। पार्टनर की डेजिग्नेट पोजीशन होती है, ये ठीक है। हाइब्रिड फॉर्म है, मतलब कंपनी भी है और पार्टनरशिप भी है, भी ठीक है। लेकिन जो आपका आंसर बी है ये नॉट ट्रू है। 27 का आंसर आपका बी मार्क करेंगे, क्योंकि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, यहां लिखा है नॉट मैंडेटरी। दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। ओके, 27 का आंसर आप बी मार्क करेंगे। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, नॉट ट्रू कौन सा है वो पूछा है। 28 क्वेश्चन, which of the following statement cannot be associated with business? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिजनेस से मैच नहीं कर रही, बिजनेस के फीचर से मैच नहीं करती, ऐसा आपको बताना है, सुनिएगा ध्यान से। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर कोर टू एवरी बिजनेस, यार हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रेवेन्यू तो होता ही है ना, सेल्स भी होता है, मार्केट शेयर भी होता है। बी स्टेटमेंट है, ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कोई बिना पढ़ा लिखा बंदा भी मिलियनियर बिलियनियर बन सकता है बिजनेस चला के, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो सिर्फ एजुकेटेड बंदा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट मानूंगा मैं। तो यहाँ पे यही पूछा आपसे, तो मैं आंसर पहले ही बी मार्क करना चाहूंगा, बाकी फिर भी पढ़ूंगा मैं आगे। कैपिटल इज नीडेड, बिल्कुल चाहिए, बिना कैपिटल बिजनेस शुरू कैसे होगा। इट इज बेटर टू अवेयर द लीगल कंप्लायंस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो आपको उसके लीगल कंप्लायंस पता होनी चाहिए, ये भी ट्रू है। और आपसे पूछा कैन नॉट बी, किस स्टेटमेंट को बिजनेस से हम नहीं जोड़ सकते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 29 क्वेश्चन, डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है हमने। डोरमेंट कंपनी वो होती है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, उनको आज आप कंपनी को कॉर्पोरेट करा लो, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहते हो कंपनी के नाम पे, तो भी कंपनी स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो ना चल रही हो, एक्टिव ना हो, फिर भी प्रॉपर्टी को रखने के लिए कंपनी बना सकते हैं, ऐसी कंपनी को बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। तो देखते हैं, फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक है, होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, ए एंड बी बोथ मैं मार्क कर सकता हूं। 29 का सी ऑप्शन, ये आपने पढ़ा है बेटा। उसके बाद हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड, कर्ता, इसमें क्या डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 31, अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन मानता हूं इसको। यहां पे आपको इंटरप्राइज दिए हुए हैं कुछ, और उसके बाद बोल रहा है पुट द सीरियल नंबर्स ऑफ द एक्टिविटी गिवन बिलो इनटू द बास्केट लेबल्ड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बेसिकली ये बताना है इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अब इसका सीधी सीधा सॉल्यूशन है, जहां भी मॉनेटरी टर्म की बात हो रही हो, पैसों की बातें हो रही हो, ऑब्जेक्टिव आपका हो लिवलीहुड अर्न करना, वो मॉनेटरी अपना इकोनॉमिक कही जाएगी। जहां सोशल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो, वो आपको नॉन मॉनेटरी कही जाएगी। तो कुकिंग कुकिंग ऑफ फूड कुकिंग ऑफ फूड बाय होम मेकर, भाई घर में आपकी मदर है या सिस्टर है या आप खुद हो, आप घर में खाना बनाते हो, आप बेच थोड़ी रहे हो, घर के लिए सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ए जो है उसे बोलूंगा मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां लिख देता हूं मैं एन फॉर नॉन इकोनॉमिक, ई लिखूंगा समझ जाना इकोनॉमिक लिख रहा हूं। डब्बा वाला पिक्स अप द फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर इट टू ऑफिस, पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ में आ रहा होगा आपको। प्लेइंग ऑफ पियानो एज अ हॉबी, सेटिस्फैक्शन के लिए हो रहा है, नॉन इकोनॉमिक। पियानिस्ट इन अ बैंड, एक बैंड बना हुआ है जहां पे हमेशा आप काम करने के लिए जाते हैं, उसमें पियानिस्ट एक ऑब्वियस पैसे कमाने के लिए जाता है, दिस इज इकोनॉमिक। तो ध्यान से आपको करना है बेटा, कौन सा इकोनॉमिक में आएगा कौन सा नॉन इकोनॉमिक में आएगा। उसके बाद है म्यूजिक कंपोजर, ऑब्वियस बात है पैसे कमाने के लिए बना है, इकोनॉमिक में आएगा। ई आपका किस में आएगा, इकोनॉमिक में। उसके बाद एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग द यंगर वन इन स्टडीज, एक बड़ा छोटे भाई की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है स्टडीज में, दिस इज
नॉन इकोनॉमिक। ओके, पैसे का पर्पस यहां पे नहीं है। गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस, इकोनॉमिक। अब सुनना, अगर बात हो रही है बेटा शॉपिंग की, किसकी बात हो रही है? शॉपिंग की। शॉपिंग आप करेंगे तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे किसी की इनकम बनेगा, दिस इज इकोनॉमिक। ध्यान से करना है इसको, मत देना नॉन इकोनॉमिक। भाई शॉपिंग मेरी हॉबी है, भाई पैसे खर्च होंगे और किसी की इनकम बनेगा, ध्यान रखें, इट इज इकोनॉमिक। उसके बाद नेक्स्ट इज साइकिल रिपेयर शॉप, पैसे कमाएगा, इकोनॉमिक। आइसक्रीम वेंडर, पैसे कमाएगा, इकोनॉमिक। एक्सरसाइजिंग इन पार्क, नॉन इकोनॉमिक, पैसे नहीं कमाने आप एक्सरसाइज करके वहां पे। फिटनेस ट्रेनर, इकोनॉमिक। वॉलंटियरिंग इन एन ओल्ड एज होम, ये सोशल सेटिस्फैक्शन है, आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं वॉलंटियर ओल्ड एज होम के अंदर, दिस इज नॉन इकोनॉमिक। मैंने इकोनॉमिक लिख दिया यहाँ पे, तो आपका एम वाला पार्ट जो है किसमें आ रहा है? नॉन इकोनॉमिक में। एम्प्लॉयमेंट, वर्ड एम्प्लॉयमेंट आ गया। इन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आप काम कर रहे हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉयर, एज एम्प्लॉई, पैसे कमाओगे, दिस इज इकोनॉमिक। लॉन्ड्री शॉप है, इकोनॉमिक। समझ में आ रहा है? तो अब आप देख लो इकोनॉमिक में कौन कौन सी आई। एक तो चलो नॉन इकोनॉमिक वाली बहुत कम है, पहले वो देख लो। मेरे हिसाब से ए नॉन इकोनॉमिक, और सी नॉन इकोनॉमिक, और एफ नॉन इकोनॉमिक, एंड देन के नॉन इकोनॉमिक, एंड देन एम ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक। एक दो तीन चार पांच, ये पांच एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक, और बाकी बची हुई सारी क्या है? इकोनॉमिक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज आप करते रहो, जो भी आपको डाउट है आप मुझसे ले लेना। तो अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। आज की क्लास फिनिश होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।